हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। आप लोगों के लिए बीपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर आया था, उसका मैं मैथ्स एंड रीजनिंग का सेगमेंट डिटेल डिस्कस करने आया हूं। पेपर को मैं अगर बता दूं तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। इसमें 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लग सकता था, या थोड़ा अच्छा कह सकते हैं, कैलकुलेटिव कह सकते हैं। बाकी पेपर इजी टू मॉडरेट था। वो डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस किए हैं और कितना आपकी रीजनिंग पे पकड़ है। मैथ्स के क्वेश्चंस कम थे और रीजनिंग का इस पेपर में वेटेज ज़्यादा था। ओके, तो फिलहाल बातें करते रहेंगे। मैं क्वेश्चंस जो आए थे उनको डिस्कशन कराता रहता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट था और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में आप वहाँ पे भी फोकस कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन पेपर उठाया मैंने और इसमें देखिए 141 क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली दे रखा है ये रीजनिंग का है और रीजनिंग का आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। इसमें भी अब सिंबॉलिक वाले क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपल दे रखा है। जैसे गेम है, गेम एक वर्ड है, गेम को कोड कर दिया गया है GAME। गेम को कोड किया गया है सिंबल के साथ, तो ये डॉलर हो गया, फिर उसके बाद से प्लस हो गया ए के सामने, फिर स्टार हो गया, फिर उसके बाद से परसेंटेज हो गया। तो गेम के लिए स्पेशल कोड जनरेट किया गया ये। उसके बाद से BEAD के लिए कोड यूज किया गया हमारा हैश, फिर परसेंटेज, फिर उसके बाद से प्लस, फिर उसके बाद से इनटू डी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे जी के सामने डॉलर है तो जी को डॉलर से कोड किया गया। कैसे हम चेक भी करेंगे कि क्या यही पैटर्न लग रहा है? तो देखो, दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, दोनों में कॉमन ए है और ई है, तो ए के सामने प्लस है, इसमें भी ए के सामने प्लस है, यहाँ ई के सामने परसेंटेज है, ई के सामने परसेंटेज है, तो ये 100% सामने सामने वाले सिंबॉलिक क्वेश्चन है। ओके, तो हमसे पूछा क्या गया, मेड का पूछा गया, MADE। मेड के लिए क्या होगा? MADE मेड के लिए क्या होगा? तो इसमें एम के सामने ढूंढो, स्टार होगा तो स्टार हो गया। ए के सामने आप ढूंढेंगे, ए यहाँ पे दिख गया, ए यहाँ पे भी कहीं से भी आप चेक कर लो, यहाँ ए के लिए प्लस हो गया। फिर उसके बाद से डी के सामने है इनटू है, तो यहाँ डी के सामने इनटू हो गया। ई के सामने परसेंटेज है तो यहाँ परसेंटेज हो गया। तो फाइनली ये आंसर हमारा निकल के आया और इसे अगर हम मैच करना चाहें ऑप्शन के साथ तो बी हमारा सही है, स्टार फिर प्लस फिर उसके बाद से हैश और परसेंटेज। ओके डन, आगे बढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन 142, ये हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर का है। और मैं इस चैप्टर की वेटेज बता दूं तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन थे। एक तो अच्छा है, ये अच्छा तो नहीं कह सकते, आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो इसका मैं अभी बताता हूं। फिर जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस पेपर में आया था वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से ही आया था। तो आपके लिए देखो, अब पहले होता था कि थोड़ा सा आप लोग नॉर्मल, अगर आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग आती थी तो आप कर लोगे, बिल्कुल इस पेपर में करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए चैनल पे आप आते रहिए, क्लासेस चलती रहती हैं, आप लोग कंटिन्यू करते रहिए और बेहतरीन तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसको बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। तो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें चैनल के साथ, ऐसे ही क्लासेस बहुत सारी आती रहेंगी। अभी फिलहाल तो इसमें पेपर का डिस्कशन चल रहा है। इसमें 142 क्वेश्चन में बोला था कि क्यू ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो अगर सेंस की बात करें तो ये देखो हमारा ईस्ट होता है डायरेक्शन सेंस में, ये वेस्ट मान लेते हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। डन। अब हम देख रहे हैं, मान लो एक कोई प्लेस है, यहाँ पे आपका क्यू भी है, एम है, एस है, टी है, चारों के चारों यहीं पे हैं। अब बोला जा रहा है कि क्यू ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ क्यू जा रहा है, तो हम मान लेंगे ईस्ट ऐसे होगा, तो ईस्ट यहाँ पे क्यू ऐसे आ गया। ओके डन। फिर उसके बाद से बोला जा रहा है कि एम ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, एम नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसमें देखेंगे हमारा नॉर्थ किधर है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो एम ऊपर की तरफ जा रहा होगा नॉर्थ की तरफ, तो ये एम हमारा हो गया। डन। फिर उसके ये एम है। फिर उसके बाद से बोला गया कि एस एंड टी ट्रेवल्स अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का सेंस ऐसे होगा कि मान लो अगर एस इधर जाएगा
तो टी हमारा अपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा। अगर मान लो एस इधर आएगा तो टी हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट राइट में ऐसे हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन का सेंस हो गया, लेकिन इसको फिलहाल हम इसमें रिलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम अगला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, अगला वाक्य पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें दे रखा है, फिर उसके बाद से ट्री ट्रेवल्स टुवर्ड्स राइट ऑफ क्यू, राइट ऑफ क्यू, तो क्यू ऑलरेडी जा रहा है ईस्ट की तरफ, इसका राइट किधर होगा, तो राइट होता है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट होता है। ये मैं आपको सिखाता हूं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन चैप्टर में। ओके, तो इसका क्यू का राइट हो गया हमारा नीचे की तरफ। इसका अगर सेंस अगर ऐसे भी इमेजिन करोगे, मान लो मुझे एक बार ध्यान से देखो, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड नीचे वाला है। ओके, अगर मैं क्यू की तरफ फेस करता हूं ऐसे क्यू की तरफ, तो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है और राइट हैंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो राइट नीचे आएगा। तो क्लियरली बोला जा रहा है कि टी ट्रेवल्स राइट ऑफ क्यू, तो क्यू का राइट नीचे की तरफ आएगा और ये हमारा आ गया, ये टी आ गया। जब टी इस डायरेक्शन में होगा तो क्लियरली इससे जस्ट पहले वाले स्टेटमेंट में बोला गया था कि टी और एस अपोजिट है। ओके, तो टी जब नीचे की तरफ जा रहा है तो एस ऑब्वियस सी बात है ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ओके, एस ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब हम ऑप्शन से जस्टिफाई करते हैं कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है और क्या क्या बोला जा रहा है। पहला स्टेटमेंट बोला गया कि एम एंड एस ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन। एम और एस अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या? नहीं, तो ये हमारा गलत है। फिर बोला जा रहा है एस ट्रेवल टुवर्ड्स ईस्ट। एस ईस्ट की तरफ जा रहा है, नहीं, ईस्ट हो गया इधर, वेस्ट नॉर्थ साउथ ही हो गया, ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद से टी ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ। टी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नहीं, नॉर्थ की तरफ नहीं, टी जा रहा है साउथ की तरफ, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा सही आंसर हो गया एम एंड एस ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। एम और एस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की ये सेम डायरेक्शन है। ओके, और ये नहीं बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें हमारा डी सही होगा। ओके, अब ये हमारा आ गया 142। ओके, और ये हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का था। डन। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 143 143 ये परसेंटेज का है क्वेश्चन हमारा, मैथ्स का कह सकते हैं इसे, लेकिन रीजनिंग का वेटेज मैं बता दूं इसमें ज्यादा है, और उसमें भी रीजनिंग के मात्र 3 चैप्टर से उठा दिए गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग, फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और उसके बाद से अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज। नंबर्स के बारे में अगर देखो, नंबर सीरीज मिसिंग नंबर मैं मान के चलता हूं एक ही चैप्टर होता है। ओके, तो उसके दो क्वेश्चन ये हो गए, मैथ्स का परसेंटेज का एक क्वेश्चन हो गया और परसेंटेज का ही एक और क्वेश्चन हो गया। तो कुल अगर इस पूरे के पूरे पेपर का एनालिसिस मैं करूं अपने मैथ्स रीजनिंग के सेगमेंट में, तो 4 या 5 चैप्टर से पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बना दिए गए, हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन डाल दिए गए। ओके, तो फिलहाल 143 करेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि रमेश है एंड 2 पर्सन है, एक है रमेश है और एक सुरेश है। ओके, बोला जा रहा है कि अ मैन रमेश हु ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड 100 स्क्वायर यार्ड। ओके, तो इसके पास 100 स्क्वायर यार्ड ये लैंड है, और उसके बाद से आगे स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये सुरेश है, दूसरा पड़ोसी इसका है सुरेश है, सुरेश के पास भी 100 मीटर यार्ड ही है। ओके, डन। उसके बाद से स्क्वायर यार्ड ये क्षेत्रफल में दे रखा है, एरिया के फॉर्म में दे रखा है। बोला जा रहा है कुल, अगर मैं पूरे स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं इसका समरी बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या है कि रमेश और सुरेश 2 पड़ोसी हैं, नेबर हैं। अब इनका रमेश क्या पहले थोड़ा धनी होगा, तो इसने सुरेश से खरीद लिया, इसका 10% खरीद लिया। डन। तो इसके पास कुछ ज्यादा जमीन हो गया, जमीन तो 100 दोनों के पास थी अगल बगल, अब इसका कुछ खरीद लिया तो इसके पास ज्यादा हो गया, फिर किसी कारणवश इसको बेचना पड़ गया, तो इसने अपना 10% सुरेश को बेच दिया फिर से जो था। अब बोला जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, रमेश का ज्यादा सुरेश का ज्यादा, मतलब इसी टाइप का ऑप्शंस भी बनाए गए हैं कि दोनों का इक्वल है, एक नन ऑफ दीज है, इस तरीके का है। तो बड़ा एक फनी वे में इस क्वेश्चन को डिजाइन कर दिया गया है, लेकिन है बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन। ओके, तो पहले हुआ कि पहले रमेश ने सुरेश से लिया, क्लियरली लिखा गया मैन रमेश हु ओन्स अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स इंक्रीजेज हिज प्लॉट ऑफ लैंड बाई, उसके बाद से 10% मोर फ्रॉम द नेबर सुरेश। ओके, इस तरीके का कुछ दे रखा है, तो उसने सुरेश से ले रखा है 10%, तो इससे इसने अगर 10% ले लिया,
ध्यान से देखो आप, अगर इसका 10% तो 100 का 10% 10 ही होता है। अब इसके पास 100 पहले से था, 10 और आ गया तो 10 आ गया, तो इसके पास 110 हो जाएंगे। टोटल प्लॉट कितना हो गया, उसका साइज हो गया 110 स्क्वायर यार्ड। अब उसके बाद से इसके पास बचा कितना, 90 बच गया। डन। फिर अब उसके बाद आगे की कहानी सुनो आप। फिर 2 साल बाद बोला जा रहा है कि रमेश ने सुरेश को फिर से 10% दे दिया। क्यों? क्योंकि कुछ रीजन बस होगा। अब इसके पास 110 है, 110 का 10% देगा, न कि 100 के आसपास देखेंगे। ओके, तो 110 का अगर 10% दिया तो इसका अगर 10% इसको यहां पे देगा, तो इसका 10% अगर 110 का निकालेंगे हम, तो ये आपका आता है 11 आता है। परसेंटेज कैसे निकालना होता है, तो सिंपल है कि 110 इंटू 10/100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 11 आ गया, तो हमारा फाइनली 11 आ गया। ये इसको देगा तो इसमें से कैंसिल होगा, इसमें ऐड हो गया, तो 11 अगर इसको देगा तो इसके पास हो जाएगा 101 हो जाएगा, और इसके पास बच जाएगा 11, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो 99 हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन का समरी निकल के आया कि सारा हमने अगर सॉल्व कर लिया तो अब रमेश के पास बचा 99 और सुरेश के पास बचा 99 और सुरेश के पास बचा 101। ओके, आप देख के जस्टिफाई कर सकते हो कि किसके पास ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो बोला जा रहा है कि रमेश लैंड्स इज मोर देन सुरेश, रमेश का सुरेश से ज्यादा है, बिल्कुल गलत है ये। ओके, दूसरा बोला जा रहा है कि सुरेश लैंड्स इज मोर देन रमेश। ओके, सुरेश का रमेश से ज्यादा है, ये बिल्कुल सही है हमारा। तो सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश, इक्वल का कोई सेंस नहीं बन रहा है, हमारा बी सही हो गया तो सही हो गया। ओके, तो ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद से 144 को मैं कहूं कि इसमें बोला गया फाइंड द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, इसमें हमें ऑड बताना है, कौन सा ऑड है। तो अगर इसको देखेंगे तो कॉमन सेंस से ये होगा, जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला है, जैसे हेड्स है, मिलिनरी में होता है, फिर ब्रेवरी में अल्कोहल होता है, फिर उसके बाद से स्टेशनरी में पेपर होता है, और ये मैच नहीं कर रहे हैं, ये वर्ड एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर फिलहाल हमारा डी होगा। ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है और ये इसका डी हो गया। ठीक है, तो हमारा 144 तक क्लियर है। अब फिर उसके बाद से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 है, और फिर से ये मैंने बताया था आपको कि नंबर सीरीज से या मिसिंग नंबर से दो दो क्वेश्चन पूछे गए, एक चैप्टर को उठा के उसके दो क्वेश्चन प्रोड्यूस कर दिए गए। ओके, और क्वेश्चन का लेवल सिंपल ही, मैं अपने तरफ से अगर कहूं कि सिंपल, लेकिन सिंपल तब जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और सिंपल तब जब आपको थोड़ी आती हो। ओके, जो नहीं पढ़ा है या जिनका कॉन्सेप्ट कमजोर है उनके लिए तो सिंपल कुछ भी नहीं है। डन। तो ये हमारा आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 145। अब 145 को करना कैसे होगा ये समझते हैं। तो इसमें बोला गया कि रैंडम एक 132 फिर 156, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, मिसिंग है, फिर 210 दे रखा है, 240 दे रखा है, 272 दे रखा है। बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की तरफ आएगा क्या। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक, इसमें दो पैटर्न आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक पैटर्न में छोटा सा बता दूं कि अगर इनका डिफरेंस निकालो तो यहाँ 24 हो रहा है, डिफरेंस 24। ओके, डन। अब यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे भी गैप आ रहा है हमारा। ओके, दोनों जगह गैप आ रहा है, तो अब दोनों जगह गैप आ रहा है तो इसकी जगह अब तो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये बीच वाला मिसिंग है, लेकिन इसके जस्ट आगे अगर डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा 30 आएगा, और इसके जस्ट आगे वाले देखेंगे तो डिफरेंस निकालेंगे 32 आएगा। तो हम एक सेकेंड के लिए मान सकते हैं कि मान लो ये 32 है, 30 है, मतलब ये बैक टू बैक है, ये दो दो बढ़ के ऐसे हो सकता है कि 30 32 हो गया। उससे पहले 30 से अगर एज्यूम करते हैं तो इससे पहले 28 आएगा, फिर 28 से पहले 26 आएगा, तो हमारा पैटर्न बन भी जाएगा। जैसे यहाँ देखो 24 है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 24 और 2 हो गया 26 आ गया, 26 और 2 28 आ गया, और 28 और 2 हो गया 30 और उसके बाद से ये 32 हो गया। डन। तो ये हमारा आ गया। तो अगर ये पैटर्न बिल्कुल मैच कर रहा है, अब ऑप्शन में भी देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में मिसिंग नंबर हो या नंबर सीरीज हो, इसमें ऑप्शन जरूर, क्योंकि ऑप्शन पे सब कुछ डिपेंड करता है और ये बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि किस लॉजिक के थ्रू बनाया है। हो सकता है कभी कभी आपके किसी लॉजिक मैच हो जाए,
लेकिन ऑप्शन मैच ना हो तो ये बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2-3 चैप्टर रीजनिंग के ऐसे होते हैं जिसमें आपके आंसर तो ठीक है, लॉजिक आप अगर समझ जाओगे अपने हिसाब से, कुछ लॉजिक सेट लॉजिक है उसको ठीक है, या कुछ और उसके अलावा आपके दिमाग में आएगा, लेकिन ऑप्शन क्या होता है कि जो बनाता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस लॉजिक को सोचते हुए उसने ऑप्शन को बनाया है। तो फिलहाल अगर हम मैच करेंगे तो अगर मान लो 56 और 26 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 182। 56 अगर यहाँ अगला नंबर हमें ढूंढना होगा 156 प्लस का 26, तो ये फाइनली हमारा आ गया 182 आ गया। ये 182 हमारा ऑप्शन में भी मैच कर रहा है और ये हमारा बी सही हो गया। एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर इसको वेरीफाई करना होगा तो वेरीफाई करने के लिए मेरे दिमाग में है कि एक और इसमें लॉजिक लग रहा है। जब मैं पढ़ाता हूं आपको नंबर सीरिंग या मिसिंग नंबर तो उसमें ये बताता हूं, तो एक और लॉजिक, तो ये स्क्वायर के पास का नंबर है, ये भी स्क्वायर के पास का नंबर है, और ये इंपॉर्टेंस इसकी मैं बताता हूं कि स्क्वायर के पास का नंबर, क्यूब के पास का नंबर, ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये है 11 के स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 1, सेम सीरीज मैंने करा रखा है क्वेश्चन में, आपके क्लासेज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं। ओके, 11 का स्क्वायर प्लस 11 अगर ऐड करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 आता है, प्लस 11 करेंगे तो फिलहाल हमारा 132 आएगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस का 12 हो गया, जिसका स्क्वायर है बस वही ऐड हो जा रहा है। ओके, अब ये होता है, ये 144 हो गया प्लस का 12 हो गया, अब इनको ऐड करेंगे तो 156 आएगा, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो नेक्स्ट हमारा हो सकता है 13 का स्क्वायर प्लस का 13, और 13 का स्क्वायर हो गया 169 प्लस का 13, और जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 182 आंसर फाइनली आ गया। ओके, ये मैच करेगा। फिर उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा बाद में चेक, तो इसको आगे आएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर आता है 196 196 प्लस का 14 हो गया तो 210 आता है, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, मैच हो रहा है। ओके, तो ये सिंपल एक लॉजिक लग रहा है, इसमें दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल के भी और उसके बाद से आपके स्क्वायर के पास का नंबर, क्यूब के पास का नंबर। लेकिन ये आजकल ट्रेंड में है, ये वाली पैटर्न्स ट्रेंड में है, क्यूब के पास का नंबर, स्क्वायर के पास का नंबर। तो ये कभी नंबर सीरीज की मैं क्लास लूंगा यूट्यूब पे भी, तो आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, वैसे मैं समझाता हूं अपने बैचेज वगैरह में। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसको। फिर आपका नेक्स्ट है स्लाइड है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं। हाँ जी, अब आपका 146 देखेंगे, 146 भी मिसिंग नंबर या नंबर से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इसमें देखो 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, और 3x3 में मैं अक्सर बताता हूं आप लोगों को कि इसमें 2 का एक साथ लेते हैं और तीसरे वाले को लाते हैं। अगर 3x4 का होता तो 3 को कुछ मिला के चौथा बनाना होता, और उसके लिए भी कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं। डन, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से उस प्रीवियस ईयर के या कुछ फिक्स पैटर्न को आप कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन करने मुश्किल नहीं होते और इजीली आ जाते हैं। फिलहाल इसमें मैं बता दूं कि कौन सा लॉजिक लग रहा था, तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये किनारे किनारे वाले जो दोनों नंबर है इनका डिफरेंस निकालो, तो 44 माइनस 37, 44 माइनस 37 7 होता है, और 7 इसका भी डिफरेंस निकालो आप किनारे किनारे वाले नंबर का, 55 माइनस 53, ये डिफरेंस निकालेंगे हमारा 5 हो गया। अब देखो हमारा 5 से 35, 7 से 49 किसी एक ही लॉजिक के थ्रू लाना होगा, तो किसी एक ही लॉजिक के थ्रू लाना है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ 5 है इंटू 7 कर देंगे, और यहाँ 7 इनका डिफरेंस आया इंटू 7 कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे 49 आ गया और यहाँ पे 35 आ गया। ओके, बस इतना सा ही था। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही चीज, सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ये बीच वाले दोनों नंबर थे, तो इनका डिफरेंस हमारा यहाँ पे लिख देता हूं, इनका डिफरेंस 52 माइनस 41, तो ये 11 होता है, और जो भी डिफरेंस आ रहा है वहां देख रहे हैं उसमें 7 से मल्टीप्लाई करें, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इंटू 7 कर दिया हमने। जैसे ही 7 किया तो ये 77 आ गया हमारा आंसर, ये बी सही है। डन। ओके, तो 146 का बी पार्ट सही है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा 147, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं इसमें क्लियर कर लूं कि कैसे, रीजन वाला क्वेश्चन है,
कि इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो फिलहाल देखो ये मैथ्स एंड रीजनिंग बोथ का मिला के एक तरीके से कॉकटेल अगर बनाऊं मैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। मैथ्स में परसेंटेज छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है, और रीजनिंग में आप सिलॉग टाइप में या कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले जो पोर्शन होते हैं उस टाइप का अगर मैं कॉकटेल बना दूं दोनों का मिला के, तो यही एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो फिलहाल दे रखा है इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बाद से कंक्लूजन निकाला गया। तो स्टेटमेंट ऐसा दे रखा है कि वो मैथ्स के बैकग्राउंड का है कि इन अ वनडे क्रिकेट मैच, ओके, द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200। ओके, एक टीम है 200 रन बना रही है। फिर उसके बाद में बोला गया ऑफ विच 160 रन वर मेड बाय स्पिनर्स। ओके, तो 100 जो 200 रन बनाए गए उसमें से 160 रन स्पिनर्स बना रहे हैं। ओके, ऑलराउंडर कुछ होंगे मान लेते हैं या बॉलर ही बना दे रहे हैं, तो वो स्पिनर ने बनाया 160 रन। ओके, तो उसके बाद से कंक्लूजन बताया गया है। पहला क्वेश्चन है कंक्लूजन में कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्टेड ऑफ स्पिनर्स। ओके, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, 80% का क्या चक्कर है वो देख लेते हैं। तो टोटल रन बना 200, 200, उसमें से हमारा 160 200 उसमें से 160 स्पिनर ने बनाया। तो इनको परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 200 में से 160 है तो इनटू 100 कर दूंगा तो हमारा आंसर आ गया। ये आपका 40 से कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स 40 से ये 5 आ गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, 20 आ गया। तो फाइनली हमारा 80% आ गया। तो ये 80% कुछ इस तरीके से आया कि 200 में से 160 रन बनाया स्पिनर ने, तो वो परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो वो 80% आता है। ओके, तो इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा गया कि 80% ऑफ टीम कंसिस्टेड ऑफ स्पिनर्स। तो इसका अगर मैं समरी बताऊं तो कह रहा है कि 80% टीम में जो मेंबर्स हैं वो स्पिनर्स हैं। नहीं, ऐसा सोचो कि जो 200 में से 160 रन बनाए गए, हम कमिटमेंट कर ही नहीं सकते। मान लेंगे ये कोई एक ही बल्लेबाज बना दिया, या मान लो कोई 2 ही बल्लेबाज बना दिया और दोनों को दोनों स्पिनर्स है। ओके, मान लेते हैं 3 बल्लेबाज मिलकर 160 बना दिए, तो ये तीनों के तीनों स्पिनर्स हैं। अब ये समझ ले, मान लो यही 3 स्पिनर्स हैं टीम में, तो बाकी 3 स्पिनर्स है तो बाकी आपके बच गए 8, वो तो फास्टर होंगे या कुछ और होंगे। तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि 80% टीम मेंबर्स स्पिनर हैं। 80% बना रहे हैं। अगर इसी स्टेटमेंट में दिया होता कि 80% रन्स मेड बाय टीम ऑफ स्पिनर्स, ऐसा कुछ स्टेटमेंट अगर दे दिया हो गया होता, तो वो अगर रन बनाने की बात हो रही थी कि अगर 80% रन बनाए स्पिनर, तो वो कुछ बात हजम होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है किसी एक ने 160 मार लिया, वही स्पिनर हो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में बोला गया कि 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। स्पिनर्स हो गया है, मतलब एक तो हो नहीं सकता, हो सकता 2, तो 2 तो हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है। ओके, अगर ग्रामर की बात करेंगे उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 हो गए, लेकिन टीम बनती है 11 प्लेयर का, 11 में से 3 अगर मान लिए स्पिनर तो बाकी 8 फास्टर भी तो मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसके बारे में हम कमिट नहीं कर सकते कि यह सही है। ओके, फिर अगला बोला रहा कि द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर। ये भी कैसे बता पाएंगे भाई? मान लेते हैं शुरू के दोनों आउट हो गए, फास्टर थे, बाकी लास्ट उसके बाद वाले 3 बना दिए 160 रन। तो ऐसा थोड़ी है कि इससे इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर्स ही हैं। तो इसमें दोनों के दोनों में से कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो इसमें है कि नेदर वन नॉर टू फॉलोज द स्टेटमेंट्स। ओके, तो हमारा डी सही है। इसमें आपको लग सकता है कि सर ओनली वन फॉलो द स्टेटमेंट, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू आप कॉमन सेंस आप बता सकते हैं कि डी ही सही होना चाहिए। तो 147 हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आ गया आपका, ये थोड़ा अच्छा हो सकता है क्वेश्चन, और थोड़ा सा अच्छा इसमें सोचने वाली बात थी। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है और उसका ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के लगातार 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन इसमें है। एक तो पहले आ चुका था, 2 ये हैं लगातार है। ओके, तो 148 क्वेश्चन का देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कोड किया गया है हमारा कि लिखता हूं वर्ड हम कि ग्रेट, ग्रेट को GREAT। थोड़ा सा स्मार्टनेस इसने दिखाया जिसने भी बनाया इस क्वेश्चन को, इसमें दे रखा है। तो कोडिंग डिकोडिंग में फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है, सर इसकी नंबरिंग लिखो किस ऑर्डर पे आ रहे हैं। तो अगर इसकी नंबरिंग लिखेंगे तो G का नंबर आता है 7,
अगर लेफ्ट हैंड साइड से तो ये 18 प्लेस पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 1 पे आता है और ये 20 पे आता है। डन, ये हो गया 7 18 5 1 20 आ गया। अच्छा, अब हम अगर नंबर इसके सामने देखेंगे तो इसके लिए कोड दिया गया कि 7 18 2 2 2 6 2, इसके लिए 7 लिया गया, इसके लिए 18 लिया गया और यहाँ पे 2 2 हो गया और यहाँ पे आ गया 2 6 हो गया और यहाँ पे 20 है। तो हमने अगर ध्यान से देखा कि ये तो मैच कर रहा है 7 का 7, 18 का 18 भी मैच कर रहा है, फिर उसके बाद से 20 का 20 भी मैच कर रहा है। ई और ए में क्या चक्कर है कि ये मैच नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक कोडिंग डिकोडिंग में कॉन्सेप्ट बताया जाता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में भी कुछ हेर फेर हो जाती है। तो सेम चक्कर यहाँ पे भी वही लगा कि जी एक कॉन्सोनेंट है तो जी का जो नंबर है वही रहने दिया गया, आर भी एक कॉन्सोनेंट है तो आर का वही रहने दिया गया, टी भी एक कॉन्सोनेंट है उसका भी वही रहने दिया गया नंबर। लेकिन जो वॉवेल है ई और ए वॉवेल है इनका चेंज कर दिया गया। और चेंज किस पैटर्न से किया गया, तो इसमें बस एक ही इकलौता कॉन्सेप्ट होता है, तो लेफ्ट से रैंकिंग 5 है तो राइट से रैंकिंग निकाल लो। तो वहां कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होता है कि मान लो कोई नंबर, अगर मान लो अगर बी की बात करूं तो बी अगर किस नंबर पे आता है, सेकंड पे आता है, तो ये हम जो नंबरिंग देखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, बाएं तरफ से देखते हैं। अगर यही दाहिने तरफ से देखना होगा तो इसी बी की रैंकिंग होगी दाहिने तरफ से, ये 27 में से लेफ्ट वाली रैंकिंग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मैं क्लास में बता देता हूं कि -2 हो गया तो यहां पे 25 आ गया। तो जो बी लेफ्ट से है ये लेफ्ट हैंड साइड से बाएं तरफ से सेकंड प्लेस पे होगा। अगर यही दाहिने तरफ से अगर जेड से स्टार्ट करें, ए से लेके जेड तक की गिनती गिनेंगे, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ऐसे आएगा। वैसे अगर मान लो जेड आ गया 26 पे, हम जेड की तरफ से अगर काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो जेड 26 पे था, लेकिन अगर उधर से स्टार्ट करेंगे तो जेड पहले पे आएगा, फिर वाई दूसरे पे आएगा, एक्स तीसरे पे आएगा, इस तरीके से आने लगेगा। डन, तो वो हमारा हो गया। अगर उधर से काउंट करेंगे तो हमारा उल्टा हो जाएगा। तो वही होता है कि बी अगर इधर से दूसरा है तो अगर उधर से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो बी का पोजीशन क्या होगा, तो वह 26 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 25 आ गया। उसी तरीके से तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि लेफ्ट का रैंकिंग अगर 2 है तो 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को, 25 आ गया। तो यहां देखो ई का 5 है लेफ्ट से, अगर हम 27 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। ओके, तो राइट हैंड साइड की रैंकिंग लिख दी गई है। यहाँ 1 है तो 1 का लेफ्ट से है, ए का 1 होता है लेफ्ट से है तो उसका राइट हैंड साइड से हो गया, 27 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 26 आ गया। डन, तो ये चीजें हो गई। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि क्या अप्लाई किया गया था एग्जामिनर के द्वारा, तो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग है कि जो कॉन्सोनेंट है उसकी सेम लेफ्ट हैंड साइड वाली ही रैंकिंग रहने देते हैं और जो वॉवेल है उनका हम राइट हैंड साइड की रैंकिंग लिखते हैं दाहिने तरफ से। ओके, तो इसी के बिहाफ पे आप अगला भी चेक करेंगे तो सेम वही पैटर्न बन रहा है। तो हमारा पूछा गया VIGO, पूछा गया कि VIGO, ओके, VIGOR, इतने से हमारा आंसर मैच हो जाएगा। देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इनकी रैंकिंग सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो V की रैंकिंग होती है 22, लेफ्ट हैंड वाली लिख लेते हैं। ये 9 होता है, फिर ये 7 होता है, ये 15 होता है और 18 होता है। ओके, मैंने बताया था वॉवेल सेम हो गया, ये कॉन्सोनेंट का सेम हो गया, 22 का 22 ही रह जाएगा। आई कॉन्सोनेंट नहीं है, जी का सेम हो जाएगा, जी कॉन्सोनेंट है तो 7 का 7 ही हो जाएगा और आर 18 है तो 18 का 18 ही रह जाएगा। तो कॉन्सोनेंट वाले तो सेम ही रह गए। फिर वॉवेल वाला हमें 27 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। तो ये 9 था, ये रैंकिंग नहीं है हमारी, तो इसको हम क्या सही आंसर है, तो 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 18 आएगा। फिर यहाँ 15 है, 15 में 15 तो हमारा लेंगे नहीं क्योंकि एक वॉवेल है, तो अब इसको 27 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। तो फाइनली आंसर इतने से अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। और भी इसमें अल्फाबेट्स है, VIGOR के अलावा भी OUS है, लेकिन इससे हम एक बार देख लेते हैं मैच कर रहा है क्या। 22 18 7, 22 से स्टार्ट होने वाले यही हैं दो, यही दो हैं, ए और सी है, बी तो हो नहीं सकता, डी तो हो नहीं सकता क्योंकि 21 से स्टार्ट हो रहा है। 22 से स्टार्ट हो गया, फिर 22 के बाद इसमें 18 है, इसमें 22 के बाद 18 है, ठीक है, हमारा सही है। उसके बाद 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। लेकिन उसके बाद 12 है, यहाँ पे 13 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया, मतलब एलिमिनेट करेंगे हम तो हमारा ए आंसर सही है।
ओके, ए हमारा सही है। अगर एलिमिनेशन से कर लिया तो कुछ इस तरीके से भी टाइम हम अपना सेव करते हैं। ओके, फिर उसके बाद से लास्ट ये 149 क्वेश्चन है, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही है, लेकिन इसमें सीरीज से रिलेटेड कर दिया गया है, तो कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। ओके, ये कंफर्म हो गया। इसका देखते हैं, इसकी अगर नंबरिंग लिखेंगे तो इसको मैं थोड़ा बड़े में लिख देता हूं इधर, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके लिख देता हूं। तो क्यू हमने लिखा, क्यू है, फिर डब्ल्यू है, फिर जेड है, फिर बी है, फिर उसके बाद से हमारा था बी है, फिर एच है, फिर के है और एम है। ओके, ये हो गए। फिर उसके बाद से डब्ल्यू है, फिर सी है, फिर जी है, फिर जे है। अब इनका नंबरिंग अगर मैं लिखूं तो नंबरिंग में हमारा आ गया, अगर क्यू का होता है 17, इसका होता है 23, ये होता है जेड का 26 और बी का होता है 2। ये बी का हो गया 2, एच का हो गया 8, ये 11 हो गया और ये 13 हो गया। इसका अगर नंबरिंग की बात करें तो इसका होता है 23, ये होता है 3, 7 और ये हमारा आ गया 10 आ गया। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसमें पैटर्न क्या है। ऑड वन आउट बताना है कि कौन इसमें ऑड है, ओके, कौन इसमें अलग है, ठीक है। तो अब देखेंगे 17 से 23 गया, तो 17 से 23 में क्या हो सकता है, तो 17 से 23 में हमने देखा तो डिफरेंस हमारा बन के आ रहा है, ये प्लस का 6 आ रहा है, ठीक है। अब ये 23 से 26 जाएंगे तो ये डिफरेंस प्लस का 3 आ रहा है। आगे जाएंगे 26 से 2 जाएंगे तो एक्चुअली 26 तक तो अल्फाबेट खत्म हो जाता है एबीसीडी, उसके बाद +2 हो जाएगा, वो 0 होता है। 26 को 0 ही एक तरीके से मान के चलते हैं, वो मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ये प्लस का 2 हो रहा है। फिलहाल इसमें भी देखेंगे तो ये +6 है, और यहां से दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं तो प्लस का 3 है, और यहां से जा रहे हैं तो प्लस का 2 आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ +6 +3 +2 +6 +3 +2 आ गया ऊपर वाले में। नीचे वाले में अगर ध्यान से देखेंगे तो 23 से 3 तक जाएंगे, तो 23 से 3 जाएंगे तो ये +6 तो हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली 26 के बाद खत्म हो जाता है ना, तो 23 + 3 26, 3 तो यहाँ खत्म हो गया। 26 के बाद फिर से एबीसीडी स्टार्ट होती है, तो उसके बाद से +3 के लिए 3 और एक्स्ट्रा हो गया, तो मतलब +6 हो गया। 3 से 7 जाएंगे तो ये +4 हो रहा है, और यही गड़बड़ है, यहाँ +3 होना चाहिए। तो ये वाला जो अल्फाबेट है ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप अगर इसको भी MSVX को भी अगर हम देखेंगे सेम पैटर्न पे, अगर नंबर लिख के M का होता है 13, S का होता है 19 होता है, फिर उसके बाद से V का 22 होता है और X का होता है आपका 24 होता है। तो इसमें भी है +6 आ रहा है, यहाँ प्लस का 3 आ रहा है और ये प्लस का 2 आ रहा है। +6 +3 +2 तो मैच कर रहा है, लेकिन यही हमारा ये WCGJ वाला है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसका C हमारा रॉन्ग है। यही पूछा गया ऑड वन आउट इसमें कौन सा है, तो ऑड वन आउट हमारा यही है, ओके। हमारा 149 यहां तक हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर का है, ये अगर मैथ्स रीजनिंग की अगर बात करूं 150 है। अब ये क्वेश्चन इकलौता है कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर मैं कहूं पूरे पेपर में कुछ अच्छा है मैथ्स रीजनिंग के सेगमेंट में, तो यही क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन ही, ओके। 150 ही अच्छा है, तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है, ओके। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोग स्किप करके आए होंगे कि इसका स्टेटमेंट ही अजीब सा दिया था, ओके। तो फिलहाल इसको मैं करता हूं, और इसमें मैथ्स बेसिक लगेगी और इसमें कैलकुलेशन भी होगा, और इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर निकल के आएगा। तो फिलहाल अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट होता है, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। अब हमने इसमें दे रखा है 4 ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी आर लोकेटेड एट MNOP, ओके। M इज द नॉर्थ ऑफ N, ओके। M जो है N के नॉर्थ में है, M है, M नॉर्थ किधर हो गया, ऊपर की तरफ, तो M ऊपर हो गया, M कहीं यहां होगा, नॉर्थ हो गया N के, तो ये कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये N आ गया, ठीक है, ये N आ गया। फिर उसके बाद से M बोला गया कि नॉर्थ में है N के, ठीक है, M इज द नॉर्थ ऑफ N, ठीक है, N के नॉर्थ में। फिर उसके बाद से, और इसका डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गया, डन। फिर उसके बाद से बोला जा रहा है एक और स्टेटमेंट कि P इज द साउथ ऑफ O, P है नीचे की तरफ है, P है साउथ नीचे की तरफ आ गया O का,
ओ के नीचे की तरफ है और ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से, लेकिन इसमें हम रिलेट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इसको अभी स्किप करते हैं, अलग से हमने बना के देख लिया। ओके, फिर उसके बाद से एक आगे स्टेटमेंट बोला जा रहा है यहां से कि एन इज इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब कॉर्नर हो गया। साउथ ईस्ट कौन सा, तो साउथ यहां है, ईस्ट यहां है, मतलब ये कॉर्नर हो गया ये। अब ये कौन है, तो बोला जा रहा है कि एन है, ये जो एन है ये साउथ ईस्ट है किसी के। तो कोई ऐसा सोचे, इमेजिन करो कोई यहां पे होगा तभी तो उसके साउथ ईस्ट में एन होगा, इधर इस डायरेक्शन में। तो ये कह रहा है कि एन इज द साउथ ईस्ट ऑफ द ओ, मतलब ओ की बात कर रहा, ओ यहां पे होगा तो इसी के तो साउथ ईस्ट हो गया ये एन। तो ये फिलहाल अब इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ये हमारा आ गया 2 किलोमीटर। ओके, और ये डायरेक्ट ये वाली डिस्टेंस है हमारा 1 किलोमीटर। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना पड़ेगा, ट्रिगो का भी इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूं जल्दी करने की, अब पूछा गया एम से और ये ओ हो गया और ये पी है, ओ से पी तक की डिस्टेंस, एम से पी तक की डिस्टेंस ये तिरछी वाली बतानी है। तो तिरछी वाली बताने के लिए हम एक एजम्पशन करते हैं कि ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं ये, और इसको भी फिगर को कंप्लीट करते हैं ये यहाँ से यहाँ। ओके, तो फिलहाल अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, हमें डिस्टेंस निकालनी है ये वाली। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ओके, अब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हमें ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, ये वाली डिस्टेंस हमें पता करनी पड़ेगी और ये वाली, और इसके बराबर ये होगा। ओके, अब साउथ ईस्ट की बात कर रहा है तो साउथ ईस्ट मतलब तिरछा होता है, कोने में होता है, वो हमारा 45 डिग्री का एंगल होता है, तो ये 45 हो गया। और इस अगर ट्राइंगल को हम कट करेंगे अलग से तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 45 हो गया। ओके, ये 45 हो गया और ये 1 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। और ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैंने कट कर दिया, हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली निकालनी है। तो अगर आपको बेसिक ट्रिगो आती है तो बेसिक ट्रिगो में अगर मान लो अगर साइन थीटा लेंगे तो अगर ये हमारा बेस हो गया, ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस थीटा के अकॉर्डिंग। अगर ये थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये बेसिक सेंस है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो वो आ गया परपेंडिकुलर, ये हो गया मान लो पी, पी अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस तो 1 ही दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। और साइन थीटा, थीटा मतलब 45 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, ये पी हो गया। तो पी की वैल्यू वही होगा और बी की वैल्यू वही होगा, मैं लिख देता हूँ 1/√2 और ये भी 1/√2 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा निकल के आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक 1/√2 आ गया यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 1/√2 आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो फाइनली ये अपन 1/√2 यहाँ से यहाँ तक होगा। ये तो दूरी आ गई। अब हमारे पास ये बच रही है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो टोटल देखोगे यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, जिसमें ये 1/√2 है। तो ये वाले निकल के, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाले निकल के क्या आएगी, तो 2 में से पूरा 2 है, 2 में से इस 1/√2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली आएगा 2 - 1/√2 हमारा ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसको अलग से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अलग से अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 - 1 अपॉन आ गया √2। √2 की वैल्यू हम मान के चलते हैं 1.4 मान के चलते हैं, तो 2√2 की वैल्यू होगी 2.8 आ गया, -1 अपॉन 1.4 मान लिया। ठीक है, अब इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, 1.8 अपॉन 1.4 हो गया। अब पॉइंट हटाएंगे और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 9/7 हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी, यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगी 9/7 आ गया, 9/7 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब वही है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस की दूरी बतानी है तो पाइथागोरस लगा लेंगे, h² = p² + b²। देखो इतना करना था हमें, तो कोई एक क्वेश्चन तो उलझा ही देता है। ओके, अब वही h² की वैल्यू, हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h² हो गया, p पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो p की वैल्यू फाइनली अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस बोलें तो ये हो जाएगा 4 + 9/7। अब ये 4 + 9/7 एक्चुअली होता कितना है, तो 4 × 7 हो गया 28, 28 और 9 होता है 37 हो गया, तो 37/7 आ गया। ओके, यहाँ से यहाँ तक 37/7 और ये 1/√2,
तो फिलहाल p का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37/7 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये हमारा आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, ये 1/√2 का स्क्वायर आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर फाइनली हमारा निकल के आता है 1369। वैसे 7 का स्क्वायर 9 होता है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो गया, 21 का डबल 42, 42 और आपका 4 आ गया 42 और 4 6 आ गया, 46 का 4, 46 का 6 कैरी 4 आ गया, फिर 9 ये हो गया बाई ये 49 हो गया और ये प्लस का इसका 1/2 आ गया। इनको फाइनली अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका फाइनली 2787 है बाई 49 है। ओके, अच्छा अब 49 नहीं, इनका एलसीएम लिया ना तो ये 48 आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा, सॉरी ये 98 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको अप्रोक्सीमेट मान लो ये 100 के पास का नंबर है तो ये 100 से थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये इसको बढ़ा दिया, इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे, 2800 के पास का नंबर है तो ये मान लिया 2800 मान लिया, तो 100 अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि दूर दूर आंसर दे रखा है तो उतना चल जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे तो 28 क्लियरली आ गया, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया कि h² इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया, ये थोड़ा मैं शुरुआत में बोला कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है यही, तो h² आ गया 28, तो h की वैल्यू हो जाएगी रूट में 28। अब रूट में 28 का मतलब 5 से थोड़ा सा बड़ा और 6 से छोटा होगा, तो 5 से बड़ा 6 से छोटा, और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट यही आएगा 5.33, लेकिन हमने कुछ एज्यूम किया था अपने तरफ से सिंपल करने के लिए। ओके, तो ये सही आंसर ये आ जाएगा 5.34। ओके, आप तो पूरे के पूरे अगर मैं कहूँ इस पूरे पेपर में अगर कुछ अच्छा आ गया अगर मैथ्स रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही क्वेश्चन था डिस्टेंस डायरेक्शन का। बहुत लोग छोड़ के आए होंगे, सब ही छोड़ के आए होंगे, डायरेक्ट अगर मुझे भी मिला होता लेकिन मैं कर लेता क्योंकि मैंने एक झटके में कर लिया था। ओके, तो थोड़ा सा सोचना पड़ा इसमें। ओके, तो ये सिंपल है, कुछ इस तरीके से होगा। डन, तो ये बाकी 9 क्वेश्चन सिंपल थे, यही एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। 9 में भी एक और क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का, तो इसीलिए मैंने बोला पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कभी भी अगर बीपीएससी वगैरह का पेपर अगर इसकी पैटर्न की बात करते हैं तो हमेशा थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन इस बार इसने रीजनिंग पे फोकस किया है। मैथ्स के बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट उठाए थे, परसेंटेज के दो, और उसमें भी जान नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था उसको कर लिया। ओके, रीजनिंग में भी मैं बता दूं आपको, तो रीजनिंग में तीन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। पहला चैप्टर था आपका कि कोडिंग डिकोडिंग, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 क्वेश्चन चल रहे थे। फिर उसके बाद से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, जिसमें एक ये था भयंकर वाला क्वेश्चन, एक तो सिंपल था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का हो गया। फिर उसके बाद से एक और क्वेश्चन था, एक और चैप्टर हो गया रीजनिंग का मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज, तो उससे आपके 3 क्वेश्चन उससे भी इफेक्ट कर रहे थे। ओके, फिर परसेंटेज का ले लूं तो 2 क्वेश्चन उसका था। ओके, तो ये कुल 10 क्वेश्चन में यही था हमारा समरी। तो आगे के लिए क्या कर सकते हैं, कैसी रणनीति हो सकती है, उसके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो आएगी। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ कमिट करता हूँ, यहाँ बता देता हूँ आपको कि थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मैथ्स रीजनिंग, लेकिन आपको बेसिक्स जो होते हैं हर चैप्टर के अच्छे से आने चाहिए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे हो जाएगा। अब हमारे सेशन आप देखते रहिए, वहाँ पे क्लासेस करते रहिए, हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, उसमें आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको मैथ्स रीजनिंग की, आपका ऐसे ही हो जाएगा यूट्यूब की क्लास से। बाकी आगे अगर इसको और डिटेल में पढ़ना होता है तो उसके लिए भी बताया जाता है पूरा। तो चलिए अभी के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट में आप अपने आंसर जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था, इसका सही हो गया था, कितने नंबर बन रहे हैं, तो ये सब कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अभी फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका एक और बात बता दूं कि इसमें हम लोग एक बार बीपीएससी के भी आंसर का हम लोग इंतजार करेंगे। हो सकता है इसमें मैं बता दूं संदिग्ध क्या हो सकता है कि एक ये वाला था, हो सकता है ये वाला, लेकिन इसमें संदिग्ध कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ये वाला क्वेश्चन। ये जो था स्टेटमेंट 80% ऑफ स्पिनर वाला, और दूसरा ये 150, क्योंकि इसमें भी मैंने एक अप्रॉक्सीमेट लेके ही सॉल्व किया, तो हो सकता है इसका नन ऑफ दिस भी दे दे बीपीएससी, उसका भरोसा नहीं है, लेकिन मैंने निकाल के देखा था ये 134, क्योंकि इसमें कॉन्ट्राडिक्ट क्या करेगा, √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू अगर लेंगे
तो √2 की वैल्यू होती है 1.4 समथिंग करके होगी, ठीक है, 1.4 समथिंग। समथिंग में कुछ समथिंग ज्यादा हो जाता है, अगर सबको लेंगे तो कुछ हो सकता है 5.35 ऐसा आ जाए, 5.37 आ जाए, 6 आ जाए। तो अगर बीपीएससी ऐसा सोच रहा होगा कि 2 डिजिट में हमें पूरा लाना है तो हो सकता है नन ऑफ दिस भी दे दे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बेस्ट है ए ही है, ए हमारा मान के चल रहे हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।